तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टारगेट था हम लोग का मेडिवल हिस्ट्री का समरी को, मेडिवल हिस्ट्री के समरी को हम लोग देखते हैं। कुछ फेस्टिवल का टाइम चल रहा था इसलिए वीडियो थोड़ा डिले हुआ है। अब फेस्टिवल खत्म हो चुकी है, अब आप लोग भी उठिए, जागिए और लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़िए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेडिवल हिस्ट्री का समरी से। तो मेडिवल हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग को देखना है भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में हुआ था और उस समय सिंध पर आक्रमण किया गया था। और जब अरब का आक्रमण हुआ था तो उसमें सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का शासन था। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। उसके बाद दूसरा आक्रमण हुआ है तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों के आक्रमण में हम लोग को 2 पॉइंट पढ़ना है, महमूद गजनवी के बारे में और दूसरा मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है। तो महमूद गजनवी के बारे में हम लोग देखते हैं आखिर तुर्की भारत में आए कैसे। सबसे पहले तुर्की साम्राज्य की नींव अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार ने डाली थी। अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार थे, उन्होंने तुर्की साम्राज्य की नींव डाली थी। अल्पतगिन के बाद प्रीतिगिन हुए जो शासक बने। उसके बाद फिर सुबुक्तगिन आए। सुबुक्तगिन का ही पुत्र था महमूद गजनवी। सुबुक्तगिन का ही पुत्र था महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो महमूद गजनवी का जो जन्म हुआ है वो 1 नवंबर 971 ईस्वी को महमूद गजनवी का जन्म हुआ है। 1 नवंबर 971 ईस्वी को महमूद गजनवी का जन्म हुआ था। और महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था और उस समय पेशावर के कुछ भागों पर अपना अधिकार करके वो वापस चला गया। फिर दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर किया था। और इसी समय पंजाब के एक शाही शासक हुआ करते थे जयपाल। पंजाब के शाही शासक हुआ करते थे जयपाल को परास्त किया था। तो महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में पेशावर के कुछ भाग पर अधिकार करके चला गया था। दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। पंजाब के शाही शासक हुआ करते थे जयपाल, उसे ही परास्त किया था। उसके बाद महमूद गजनवी का सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण जो कहा जाता है वो 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर यहाँ से वो 20 लाख दिनार की संपत्ति लूट कर लेके गया था। 20 लाख दिनार की संपत्ति लूट कर ले गया था। तो गजनी ने 1000 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया और उस समय पेशावर के कुछ भाग को अधिकार कर लेके गया था। 1001 ईस्वी में पंजाब के शाही शासक जयपाल को परास्त किया और सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण। वहां से 20 लाख दिनार की संपत्ति लूट कर लेके गया था। तो महमूद गजनवी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और हम लोग देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। इसका पीरियड माना जाता है 1175 टू 1206 1206 का पीरियड माना जाता है। तो मोहम्मद गौरी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोहम्मद गौरी जो थे ये भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण 1175 में किए थे। 1175 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला बार आक्रमण किया था। 1175 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला बार आक्रमण किया था, पहली बार आक्रमण किया था। फिर दूसरा आक्रमण किया था 1178 ईस्वी में। इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। गुजरात के शासक हुआ करते थे भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह परास्त किया था। तो 1175 ईस्वी में पहली बार आक्रमण किया था। दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में, इसमें गौरी को हार का सामना करना पड़ा। गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया था। फिर गौरी का और इंपॉर्टेंट युद्ध है, सबसे पहला युद्ध कौन हुआ? 1175 और 1178 वाला, और तीसरा 1191 वाला। इसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुई थी, उसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। और दूसरा युद्ध 1192 में हुई थी, इसे तराइन का दूसरा युद्ध कहा जाता है। और तीसरा 1194 में हुई थी, इसे चंदावर का युद्ध कहा जाता है, गौरी और जयचंद के बीच में। तो 1191 में पहला युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध। दूसरा युद्ध 1192 में, तराइन का दूसरा युद्ध। और तीसरा युद्ध 1194 में, गौरी और जयचंद के बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध थे। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ है? 1192 में। और चंदावर का युद्ध कब हुआ है? 1194 में, 1194 में, 1191, 1192 और 1194। उसके बाद 15 मार्च 1206 ईस्वी को गौरी की हत्या हो जाती है। 15 मार्च 1206 ईस्वी को गौरी की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद गौरी जो था अपने विजित प्रदेश को अपने गुलामों को सौंपकर चला जाता है।
तो यहीं से स्टार्ट होता है। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था ऐबक। जो ये ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब वहीं से डायनेस्टी स्टार्ट होगी, दिल्ली सल्तनत यहीं से स्टार्ट होगी। दिल्ली सल्तनत का पीरियड क्या माना जाता है? 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक का। 1206 से स्टार्ट होता है, 1526 ईस्वी में खत्म होता है। इसी 1526 ईस्वी में मुगल पीरियड स्टार्ट हो जाता है, मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो जाता है। लोधी वंश के अंतिम शासक थे जिनका नाम इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी को किसने परास्त किया था? बाबर ने परास्त किया था 1526 ईस्वी में, और भारत पर मुगल सत्ता की नींव स्थापित की थी। तो सबसे पहले हम लोग का आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश क्या है? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में 11 शासक थे। स्लेव डायनेस्टी में कुल 11 शासक थे। इसका पीरियड है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक का। अब स्लेव डायनेस्टी के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर देता हूं। स्लेव डायनेस्टी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक किया था। 24 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार पूछा जाता है। ऐबक की राजधानी लाहौर थी, और ऐबक के बाद जो इल्तुतमिश आएंगे, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना की नींव रखी थी। इन्होंने कंप्लीट नहीं करवाया था, इन्होंने सिर्फ नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ नींव रखा था कुतुब मीनार का, और दिल्ली का कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुव्वत-उल-इस्लाम। और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली का कुव्वत-उल-इस्लाम का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और साथ ही साथ कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेनापति बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति ही बख्तियार खिलजी था, और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी। और इसने दिल्ली के कुव्वत-उल-इस्लाम और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेनापति था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई है? पोलो खेलते समय। पोलो खेलते समय, जिसे हिंदी में शायद चौगान कहा जाता है। पोलो खेलते समय वो घोड़ा से गिर गया था, और उसी से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कुछ समय तक आरम शाह ने शासन किया था। उसके शासन का पीरियड माना जाता है 8 मंथ का। 8 महीने तक आरम शाह ने शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 8 महीने तक आरम शाह ने शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 8 महीने तक आरम शाह ने शासन किया था। उसके बाद 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने आरम शाह की हत्या कर दी थी। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने आरम शाह की हत्या कर दी, और नया सुल्तान बना। उसके बाद इल्तुतमिश के द्वारा किया गया काम। और इल्तुतमिश के बारे में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ऐबक किसका गुलाम था? ऐबक जो था वो गौरी का गुलाम था, और इल्तुतमिश जो है वो ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा किया गया कार्य, इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, चांदी का टांका एवं तांबे का गित्तल, और कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया। इसने 40 गुलाम सरदारों की गुट बनाई थी, जिसे तुर्कान-ए-चिहलगनी के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों की गुट बनाई थी, जिसे तुर्कान-ए-चिहलगनी के नाम से जाना जाता है। इक्ता प्रणाली चलाई थी, शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टांका एवं तांबे का जितल का निर्माण करवाया था। तो इल्तुतमिश के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया था। उसके बाद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जो अपनी राजधानी दिल्ली ले गया था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो अपनी राजधानी दिल्ली ले गया था। इल्तुतमिश ने ही अपनी राजधानी दिल्ली स्थापित की। और ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली स्थापित की थी। और इल्तुतमिश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने 1229 ईस्वी में खलीफा से दिल्ली के सुल्तान की वैधानिक पद की स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद इसका पुत्र था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद इसका पुत्र था
इसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, लेकिन ये काफी अयोग्य था, इसलिए इसकी माता का नाम था शाह तुर्कान। इसकी माता का क्या नाम था? शाह तुर्कान। इसकी माता का नाम था शाह तुर्कान। तो शाह तुर्कान का काफी प्रभाव रहता था इसके ऊपर, क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज काफी अयोग्य था और शाह तुर्कान से जनता काफी खुश नहीं थी। इसलिए जनता ने क्या किया, रुकनुद्दीन फिरोज को सत्ता से हटाकर रजिया बेगम, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, उसे दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। इस प्रकार रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका मानी जाती है। उसके रजिया सुल्तान ने क्या गलती किया? रजिया सुल्तान ने गलती किया कि इसका एक लवर हुआ करता था जिसका नाम था जमालुद्दीन यकूत। रजिया सुल्तान ने क्या किया? इसे अमीर ए अखूर का पद दे दिया। अमीर ए अखूर को कहा जाता है घोड़े का सरदार, और ये गैर तुर्क था, ये तुर्की नहीं था, ये गैर तुर्की था। इससे तुर्की में काफी परेशानी हुई, तुर्की को काफी खराब लगा, जो मतलब असली तुर्की थे उन्हें काफी खराब लगा, क्योंकि ये गैर तुर्की था और इसे एक बहुत बड़ा पोस्ट दे दिया गया था अमीर ए अखूर का। तो इसलिए इसने जो तुर्की थे वो रजिया से काफी खफा हुए और रजिया को बंदी बना लिया। रजिया को बंदी बनाकर यकूत की हत्या कर दी जाती है। रजिया को बंदी बनाकर यकूत की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद रजिया का विवाह जो है पंजाब के शासक अल्तुनिया से होता है। किससे होता है? अल्तुनिया से होता है। और अल्तुनिया से विवाह होने के बाद रजिया को फिर से एक मौका मिलता है वो दिल्ली की सत्ता को संभाले। और जब ये दोनों दिल्ली लौट रहे थे तो दुर्भाग्यवश 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को 13 अक्टूबर 1240 के आसपास कैथल एक जगह है, वहां पर डाकुओं द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। दोनों की हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार रजिया बेगम की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद को बलबन ने दिल्ली का सुल्तान बनाया। उसके बाद बलबन ने षड्यंत्र कर 1266 में नसीरुद्दीन महमूद को हटा दिया और खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया। और बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और ये इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। तो गुलाम के बारे में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया? गुलाम के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि ऐबक किसका गुलाम था? ऐबक जो था वो गौरी का गुलाम था। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश जो था वो ऐबक का गुलाम था। और इल्तुतमिश का गुलाम कौन है? बलबन। तो ऐसे है, ऑर्डर कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले गौरी है। गौरी का गुलाम कौन है? गौरी का गुलाम है ऐबक। गौरी का गुलाम ऐबक। और ऐबक का गुलाम कौन हो गया? ऐबक का गुलाम हो गया इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का गुलाम कौन हो गया? इल्तुतमिश का गुलाम हो गया बलबन, गयासुद्दीन बलबन। गौरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश और इल्तुतमिश का गुलाम गयासुद्दीन बलबन। और उसके बाद बलबन ने क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य किया है? बलबन ने इंपॉर्टेंट काम किया। इसने एक नवरोज, एक उत्सव है नवरोज का स्टार्टिंग किया था। नवरोज एक जो त्योहार मनाया जाता है उसका शुरुआत इल्तुतमिश बलबन ने ही किया है। और बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बीपीएससी में। ये जो 27 दिसंबर को पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ब्लड एंड आयरनी की पॉलिसी किसने अपनाई थी? गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी। ब्लड एंड आयरनी जो 27 दिसंबर को पेपर हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लड एंड आयरनी की पॉलिसी किसने अपनाई थी? तो वो कौन था? गयासुद्दीन बलबन था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्लेव डायनेस्टी के बारे में। जो स्लेव डायनेस्टी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है मैंने सब आपको क्लियर कर दिया है। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी की स्टार्ट होती है। खिलजी डायनेस्टी में कितने शासक हैं? 5 शासक हैं और इसका पीरियड माना जाता है 1290 टू 1320। तो खिलजी डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की थी। और 13 जून 1290 ईस्वी को कब किया था? 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की है? अलाउद्दीन खिलजी ने की है। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की थी। और अलाउद्दीन खिलजी जो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा एवं दामाद था। और
करामानिकपुर, इलाहाबाद के पास एक जगह पड़ता है करामानिकपुर, वहीं पर हत्या की थी। और अलाउद्दीन फिरोज खिलजी कब शासक बना है दिल्ली सुल्तान का? 22 अक्टूबर 1296 को, 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बना था। उसके अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया कार्य, अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने क्या किया, व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। और इसके शासनकाल में शराब पर भी पाबंदी लगी हुई थी। और इसने क्या किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, राजस्व के दर को बढ़ाकर 1/2 कर दिया गया था। और खुम्स एक लूट का धन हुआ करता था। खुम्स जो था लूट का धन जिसे कहा जाता था, खुम्स इसे लूट का धन कहा जाता था। इसमें क्या किया, इसने सुल्तान को कहा कि इसका 3/4 हिस्सा सुल्तान के पास रहेगी और जो लूट के लाएगा उसे 1/4 मिलेगा। तो क्या किया, 3/4 हिस्सा, 3/4 पार्ट जो था ये अपने पास रखने को बोला और 1/4 पार्ट जो था जो लूट कर लाएगा उसे मिलेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह काम किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए 4 डिपार्टमेंट बनाया था। सबसे पहला डिपार्टमेंट कौन हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, मैं इसे नोट कर दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। पहला इंपॉर्टेंट था दीवाने-ए-रियासत। ये दीवाने रियासत में क्या हुआ था, यहां पर जो थे दीवाने रियासत में क्या होता था, दीवाने रियासत में होता था ये व्यापारियों का निरीक्षण करते थे। उसके बाद दूसरा क्या था, एक होता था बरीद का क्या काम था, ये बरीद जो थे ये घूमकर बाजार की स्थिति को वॉच किया करते थे। ये घूमकर बाजार की स्थिति को वॉच किया करते थे। इनका काम था घूमकर डिपार्टमेंट को बाजार की स्थिति को वॉच करना। और फोर्थ कौन थे, गुप्तचर, ये गुप्त जानकारी प्रदान करते थे। फोर्थ कौन थे, गुप्तचर थे, ये गुप्त जानकारी प्रदान करते थे। दीवाने रियासत काफी इंपॉर्टेंट है, व्यापारियों का निरीक्षण करता था बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार की गतिविधियों को देखता था। गुप्तचर जो था ये गुप्त जानकारी प्रदान करता था। उसके अलाउद्दीन खिलजी ने जिस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर का 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण करवाया था, उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करवाया था, अलई दरवाजा का निर्माण करवाया था। अलई दरवाजा का इसलिए इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। और जमैत खाना मस्जिद, अलई दरवाजा, इन सब का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक और किया गया कार्य था, अलाउद्दीन खिलजी जो उस समय इनाम में जो अमीरों को भूमि दी जाती थी, उसने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सारे भूमि को छीनकर खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि क्या थी, खालसा भूमि थी जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहती थी, खालसा भूमि में बदल दिया। जो अमीरों को भूमि दी जाती थी अलाउद्दीन खिलजी ने उसे छीनकर खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि क्या थी, ये केंद्र सरकार के नियंत्रण में खालसा भूमि थी। खालसा भूमि केंद्र सरकार के नियंत्रण में थी। और ये अलाउद्दीन खिलजी है जिसके कारण मंगोल जो थे दिल्ली पर चढ़ाई नहीं कर सके। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 6 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था। 1297 से लेकर 1306 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से लेकर 1306 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 6 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था। पहला आक्रमण हुआ है 1297 ईस्वी में, ये हुआ है कादर खां के नेतृत्व में। दूसरा आक्रमण हुआ है 1298 ईस्वी में, ये हुआ है सल्दी के नेतृत्व में। और तीसरा आक्रमण हुआ है 1299 में कुतुब खाजा के नेतृत्व में। चौथा आक्रमण हुआ है 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में। चौथा आक्रमण हुआ है 1305 ईस्वी में कबक और इकबाल मंद के नेतृत्व में। पहला आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, 1299 में कुतुब खाजा के नेतृत्व में, 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में, 1305 ईस्वी में ततारक और अली बेग के नेतृत्व में, 1306 ईस्वी में कबक और इकबाल मंद के नेतृत्व में। तो ये 1297 से लेकर 1306 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का कितने बार आक्रमण हुआ है, 6 बार आक्रमण हुआ है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है 5 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी
का राज्याभिषेक होता है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में कहा जाता है उसे नग्न स्त्री और पुरुष की संगत काफी पसंद थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में कहा जाता है उसे नग्न स्त्री और पुरुष की संगत काफी पसंद थी और वो राज दरबार में कभी कभी नग्न होकर दौड़ा भी करता था। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का हत्या किसने किया? खुसरो खान ने किया। खुसरो खान ने क्या किया? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का हत्या किया और स्वयं दिल्ली का सुल्तान बना। उसके बाद यही जो था ये लास्ट रूलर था खिलजी डायनेस्टी का। उसके बाद हम लोग देखेंगे खुसरो की हत्या किसने की है। खुसरो की हत्या की है गाजी मलिक। गाजी मलिक ने खुसरो की हत्या किसने की है? गाजी मलिक ने खुसरो की हत्या की है, खुसरो खान की हत्या की है। और रही गाजी मलिक तुगलक गाजी की उपाधि से गाजी मलिक जिसे तुगलक गाजी भी कहा जाता था, गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि से दिल्ली का नया सुल्तान बना और इसी ने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की। तो तुगलक डायनेस्टी का पीरियड कितना माना जाता है? 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक का। तो गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई है 1325 ईस्वी में। जूना खां को मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक लकड़ी का महल बनाया था। उसी लकड़ी के महल में दबकर 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन इसी तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1325 ईस्वी में। उसके बाद इसी दिन मोहम्मद बिन तुगलक का राज्याभिषेक करवाया था। इसका नाम जूना खां था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए उसमें मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित माना जाता है। सर्वाधिक शिक्षित माना जाता है। इसे स्वप्नशील, रक्त पिपासु और पागल भी कहा जाता है। स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु भी कहा जाता है। और इसने सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। और इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो था इसी के शासनकाल में भारत आया था। और इसे ही 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था। दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई है? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय खट्टा के निकट गौडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई है? 1351 में सिंध जाते समय खट्टा के निकट गौडाल में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद इसका भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक कर को समाप्त कर दिया था और केवल 4 कर जजिया, जकात, खराज एवं खम्स वसूलने का आदेश दिया था। तो ये चार जो कर था सिर्फ यही वसूलने का आदेश दिया था। और फिरोज शाह तुगलक प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर क्या था? धार्मिक कर था जो हिंदुओं को दिया जाता था, गैर मुसलमानों को दिया जाता था। तो फिरोज शाह तुगलक प्रथम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहर का निर्माण करवाया था। 5 नहर का निर्माण करवाया था और 300 नगर का निर्माण करवाया था। जिसमें प्रमुख कौन है? हिसार है। हिसार कहाँ है? हरियाणा में है। उसके बाद फिरोजाबाद है, फैजाबाद है और जौनपुर है। तो ये कुछ 300 नगर का निर्माण करवाया था और 5 नहर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कृषि विभाग के सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर एक कोही डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? अमीर एक कोही डिपार्टमेंट की स्थापना की थी कृषि विभाग के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के सुधार के लिए अमीर एक कोही नामक डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। उसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने भी 2 डिपार्टमेंट बनाया था। एक बनाया था दीवाने खैरात। दीवाने खैरात क्या था? दीवाने खैरात। ये दीवाने खैरात में क्या था? जो विधवा मुस्लिम महिला थी और अनाथ मुस्लिम बच्ची थी उसके लिए दीवाने खैरात का निर्माण करवाया था। और एक दास विभाग भी बनाया था। इसमें 1,80,000 कहा जाता है दास रहा करती थी। तो दीवाने खैरात बनाया था। दीवाने खैरात में क्या था? दीवाने खैरात में था जो विधवा मुस्लिम महिला थी और अनाथ मुस्लिम बच्ची थी उसके देखभाल के लिए दीवाने खैरात का डिपार्टमेंट बनाया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक के आदेश पर ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों का फिरोज शाह तुगलक के आदेश पे ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों का विद्वान अपाउद्दीन, क्या नाम था? अपाउद्दीन द्वारा दलाइते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद करवाया गया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लूटे गए 1300
ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए 1300 ग्रंथों का विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलाइते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद करवाया गया। दलाइते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद करवाया गया। और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई है? सितंबर 1388 में इसकी मृत्यु हुई है। और तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को माना जाता है। किसे माना जाता है? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को माना जाता है। और नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। दिल्ली पर आक्रमण किया था। उसके अलावा हम लोग देखते हैं सैयद वंश। सैयद वंश में कुल 4 शासक थे। सैयद वंश का डायनेस्टी पीरियड कितना माना जाता है? 1414 टू 1451। तो सैयद वंश का शासक कौन था? खीज खां था। खीज खां तैमूर लंग का सेनापति था। खीज खां किसका सेनापति था? खीज खां तैमूर लंग का सेनापति था। और खीज खां के बारे में कहा जाता है, जब तैमूर लंग भारत से लौट रहा था तो तैमूर लंग ने खीज खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर इन सब का शासक नियुक्त किया था। जब खीज खां भारत से लौट रहा था तो उसने जब तैमूर लंग भारत से लौट रहा था तो उसने खीज खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। और खीज खां के बारे में कहा जाता है वो तैमूर लंग के बड़े पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। किसको कर भेजता था? शाहरुख को कर भेजा करता था। और खीज खां की मृत्यु कब हुई है? खीज खां की मृत्यु हुई है 20 मई 1421 को खीज खां की मृत्यु हुई है। खीज खां की मृत्यु के बाद इसका पुत्र का नाम था इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह शासक बना। और इब्राहिम शाह के बारे में कहा जाता है याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्रदान था। इसकी पुस्तक तरीके मुबारक शाही में हमें सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। इसकी पुस्तक तरीके मुबारक शाही में हमें सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। और मुबारक शाह ने यमुना के नजदीक मुबारकबाद नगर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? मुबारकबाद नगर का निर्माण करवाया था। उसके अलावा हम लोग का लोधी डायनेस्टी स्टार्ट होता है, लोधी वंश। तो लोधी वंश में कितने शासक है? 3 शासक है। इसका पीरियड कितना माना जाता है? 1451 टू 1526 का माना जाता है। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी बहलोल लोधी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। और बहलोल लोधी के बारे में कहा जाता है ये अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। कैसे पुकारता था? मकसद ए अली कहकर पुकारता था। तो बहलोल लोधी अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। और अपने सरदारों के खड़े रहने पर खुद भी खड़ा रहता था। और इसने बहलोल सिक्के के प्रचलन चलवाए थे। उसके बाद इसके मृत्यु के बाद इसका पुत्र 17 जुलाई 1489 ईस्वी को इब्राहिम लोधी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। और इब्राहिम लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो छोटे मोटे स्तर के एग्जाम होते हैं, जैसे रेलवे के एग्जाम हो गया, रेलवे से रिलेटेड एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, और डायरेक्ट पूछा जाएगा आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना किसने की है? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने की है। किसने की है? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने की है। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने की है। और सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन चलवाया था। और सिकंदर लोधी काफी क्रूर शासक हुआ करता था और काफी कट्टर मुस्लिम हुआ करता था। सिकंदर लोधी ने क्या किया था? ज्वालामुखी मंदिर के मूर्तियों को तोड़कर कसाईयों को मांस तोल देने के लिए दे दिया था। ज्वालामुखी मंदिर के मूर्तियों को तोड़कर कसाईयों को मांस तोल देने के लिए आदेश दिया था। और इसने क्या किया था? मुस्लिम महिलाओं को पीर तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और मुसलमानों को तजिया निकालने को भी प्रतिबंध लगा दिया था। और गले की बीमारी के चलते 21 नवंबर 1517 ईस्वी को गले की बीमारी के चलते 21 नवंबर 1517 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके मृत्यु के बाद इसका पुत्र जो छोटा था इब्राहिम लोधी दिल्ली का नया सुल्तान बनता है। और इब्राहिम लोधी काफी छोटा था। तो इसके चाचा हुआ करते थे। चाचा का क्या नाम था? आलम खां था। और पंजाब के शासक थे दौलत खान लोधी। उसने क्या किया? बाबर को आमंत्रण किया कि आप भारत पर आक्रमण करें ताकि इब्राहिम लोधी को मारकर हम लोग आधा आधा पार्ट को बांट लें। और इस प्रकार बाबर भारत पर आक्रमण करता है। और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध होता है। और इसी पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी बुरी तरह परास्त होता है। और कहा जाता है कि इस पानीपत के युद्ध में बाबर की सेना जो थी वो 1/4 थी। बाबर की सेना जो थी 1/4 थी इब्राहिम लोधी के सेना की। अगर इब्राहिम लोधी का सेना लाख था तो बाबर की सेना मात्र 25,000 थी। फिर भी बाबर अपने धैर्य से और अपने साहस से इस युद्ध को जीतता है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और कुछ छल कपट भी किया जाता है इस युद्ध में। वो आगे हम लोग जब
क्लास लेक्चर स्टार्ट करेंगे मुगल पीरियड वाला, उसमें मैं काफी डेप्थ में बताऊंगा आपको। अभी रिवीजन का क्लास चल रहा है तो रिवीजन करें। तो यहाँ पर पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, और इसमें सिकंदर लोदी बुरी तरह परास्त हुआ और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की सत्ता स्थापित की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर दिया है, और अभी थोड़ी देर के बाद क्वेश्चन भी अपलोड हो जाएगा, और आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको काफी हेल्पफुल होगा एग्जाम में, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, सूफी भक्ति आंदोलन। तो सूफी आंदोलन में सबसे पहले आता है हम लोग का चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की है, और अजमेर में इसका मुख्य केंद्र था। उसके बाद सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना किसने की है? शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की है। तीसरा है कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला की सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी, और भारत में इसका प्रवर्तक कौन था? मोहम्मद घोष था। उसके बाद नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की है? ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की है। तो चिश्ती सिलसिला की किसने की है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की है। सुहरावर्दी सिलसिला का शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी। कादरी सिलसिला का किसने किया है? अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में किया था, और भारत में इसके प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद गौस थे, मोहम्मद गौस। उसके बाद नेक्स्ट है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला किसने किया है? ख्वाजा उबैदुल्लाह ने किया है। उसके बाद भक्ति आंदोलन अलवार शाखा, नायनार शाखा, सगुन संप्रदाय और निर्गुण संप्रदाय। निर्गुण संप्रदाय के भावी किसे माना जाता है? कबीर को माना जाता है। किसे माना जाता है? कबीर को माना जाता है। कबीर का जन्म कब हुआ था? 1440 ईस्वी में, लेकिन यह विवादास्पद है। और कबीर का जन्म कब हुआ है? 1440 ईस्वी में हुआ है, लेकिन यह विवादास्पद है, क्योंकि कबीर जुलाहा, नीरू और एक नीमा थी, उसने कबीर को गोद लिया था। तो 1440, और ये निर्गुण संप्रदाय से जुड़े हुए थे, निर्गुण संप्रदाय से जुड़े हुए थे, और इन्होंने एक ईश्वरवाद का विचार प्रस्तुत किया था। एक ईश्वरवाद का विचार प्रस्तुत किया था। उसके हम लोग देखते हैं प्रांतीय राजवंश। कुछ प्रांतीय राजवंश थे जो स्वतंत्र थे। 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में कुछ प्रांतीय राजवंश काफी स्वतंत्र थे, तो उनके बारे में लोग देखते हैं। अहमदनगर। अहमदनगर की स्थापना किसने की थी? मलिक अहमद ने की थी। अहमदनगर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, अहमदनगर की स्थापना किसने की है? क्योंकि किसने की है? मलिक अहमद ने की है। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा बीदर। बीदर की स्थापना किसने की है? अमीर अली बरीद ने की है। बीजापुर। बीजापुर की स्थापना किसने की है? यूसुफ आदिल शाह ने की है। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है। बीजापुर और अहमदनगर काफी इंपॉर्टेंट है। बीजापुर और अहमदनगर काफी इंपॉर्टेंट है। बीजापुर अहमदनगर काफी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से डिस्कस कर देता हूं। अहमदनगर की स्थापना किसने की है? मलिक अहमद ने की है। बीजापुर की स्थापना किसने की है? यूसुफ आदिल शाह ने की है। और जौनपुर की किसने की है? मलिक सरवर ने की है। ये मलिक सरवर के बारे में कहा जाता था, ये हिजरा था, और इसने मलिक उशर की उपाधि धारण कर जौनपुर राज्य की स्थापना की थी। और किसके समय में की थी? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में की थी। जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, उसके समय में जौनपुर राज्य की स्थापना किसने की है? मलिक सरवर ने की है। उसके बाद कश्मीर में हिंदू साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सुहादेव ने की थी। तो अहमदनगर मलिक अहमद, बीदर अमीर अली बरीद, बीजापुर काफी इंपॉर्टेंट है, यूसुफ आदिल शाह, जौनपुर का मलिक सरवर, कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना किसने की है? सुहादेव ने की है। 1301 ईस्वी के आसपास कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना किसने की थी? सुहादेव ने की थी। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1336 ईस्वी में हुई है। संगम, हरियार एवं बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में। किसके समय में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ था? नेतृत्व में नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दोनों की स्थापना हुई है। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई है। 1336 में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, और 1347 में ईस्वी में हुई है। 1347 ईस्वी में हुई है किसकी साम्राज्य की स्थापना? बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह के नेतृत्व में। तो अहमदनगर, मलिक अहमद, बीदर, अमीर अली बरीद, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। अहमदनगर किसने की है? मलिक अहमद ने की है। बीजापुर अमीर अली बरीद ने की है। उसके बाद बीजापुर यूसुफ आदिल शाह ने की है। बीदर अमीर अली बरीद ने की है। उसके बाद विजयनगर समाज की स्थापना किसने की है? संगम, हरियार एवं बुक्का ने। कब की थी? 1336 ईस्वी में की थी। और किसके शासनकाल में किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया था। तो और बहमनी समाज की स्थापना किसने की है? हसन गंगू को अलाउद्दीन बहमन शाह भी कहा जाता है। 1347 ईस्वी में किसके समय में किया है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहमनी समाज हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से जाना जाता है। कब किया था?
1345 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। उसके बाद हम लोग मुगल समाज के बारे में देखते हैं। मुगल समाज के बारे में मैंने आपको बेसिक बताया, कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध हुआ था। इसी पानीपत के युद्ध में लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी बुरी तरह परास्त हुए और बाबर ने भारत में मुगल समाज की सत्ता स्थापित की। तो बाबर प्रथम शासक था। बाबर का पीरियड कितना माना जाता है? 1526 से लेकर 1530 का माना जाता है। उसके बाद बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं आया। हुमायूं के बाद अकबर आया। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। उसके बाद कुछ समय तक शेरशाह का भी पीरियड रहा था। शेरशाह 1540 से 1545 ईस्वी तक भारत पर शासन किया और 1555 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु के बाद शेरशाह के बारे में एक इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं अलग से डाल दूंगा, क्योंकि शेरशाह काफी इंपॉर्टेंट है और ये बिहार से रिलेटेड है, इसलिए इसका लेक्चर जो है मैं अलग से डाल दूंगा, क्योंकि अभी हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं और हम लोग का मेन फोकस है हम लोग इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बिल्कुल कम है। तो ये हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जब एग्जाम हम लोग का खत्म हो जाएगा, तो एग्जाम से पहले जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं शेरशाह के बारे में एक अलग वीडियो बना दूंगा और उसको मैं अपने चैनल पे लगा दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि शेरशाह काफी इंपॉर्टेंट है। और हुमायूं का भी जो बैटल था वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे चौसा का युद्ध जब आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। चौसा जो है बिहार के बक्सर के पास है। कब हुआ था चौसा का युद्ध? चौसा का युद्ध हुआ है 1539 ईस्वी में। काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब का मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि हम लोग अभी रिविजन कर रहे हैं, हम लोग के पास टाइम कम है। तो और इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। हम लोग क्वेश्चन अपलोड कर देंगे और क्वेश्चन में सारे पॉइंट को कवर किया जाएगा। जो पॉइंट यहाँ मिस हो गया है उसे क्वेश्चन में हम लोग कोशिश करेंगे, क्वेश्चन में हम लोग डाल के सारे पॉइंट को कवर कर लेंगे हम लोग और सारे चीज को खत्म कर लेंगे। पूरे पोर्शन हम लोग का समाप्त हो जाएगा। शाहजहां फिर औरंगजेब। मुगल पीरियड कब से स्टार्ट होता है? 1526 टू 1707 तक होता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद इस पे क्वेश्चन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। आज ही क्वेश्चन इस पे आ जाएगा और ये थ्योरी है और क्वेश्चन देख के आप लोग का सारा पॉइंट कवर हो जाएगा। तो आप लोग रिवीजन करें और तैयारी करें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। टाइम बिल्कुल कम है और हम लोग का हॉलीडे भी खत्म हो गया, क्योंकि फेस्टिवल चल रहा था। तो फेस्टिवल के चलते थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। अब आप लोग उठिए, जागिए और लक्ष्य प्राप्ति की ओर भागिए। और मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग भी अपना काम करें। तो बेस्ट ऑफ लक।